एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। आपको पता है 5:30 आपको यहाँ पे रेगुलरली बच्चे क्लासेस मिलने वाली हैं, तो रेडी रहें। जो भी बच्चा ये BFUHS की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए स्पेशली जो है ये क्लासेस है, तो रेगुलरली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो ताकि आप देख पाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज BFUHS की DHS की वैकेंसी एंड GMCH की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी बच्चा इस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे 799 का क्रैश कोर्स आप लिख के मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQ की क्लासेस, नर्सिंग की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी एंड पंजाबी के MCQs का PDF मिलेगा, प्लस आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। प्लस इसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ओनली इन 799। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बाय कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को लाइव मेरे साथ। एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो चलते हैं और 5:30 रेडी रहा करो आप क्लास के लिए। और पहला ही क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन अ प्री टर्म बेबी इज ड्यू टू। तो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो हमारे प्री टर्म बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेथार्जिक होते हैं, पुअर हेल्थ होती है, पुअर सर्फेक्टेंट होता है या फिर लेस ब्राउन फैट होता है। सो ध्यान से सुनो। पहले तो मैं बात करूं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इसका वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है पुअर सर्फेक्टेंट की वजह से। तो मैं ज़रा सर्फेक्टेंट की आप लोगों से बात करूंगी कि सबको तो पता है कि सर्फेक्टेंट की वजह से होता है, बट ये है क्या? सर्फेक्टेंट चीज़ क्या है? ये एक बच्चा लिक्विड होता है जो कि बनता है बच्चे की बॉडी में बाय अबाउट 26 वीक्स। ठीक है, 26 वीक पे ये लिक्विड जो है बनना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे 26 वीक्स ये बनना स्टार्ट होता है टिल द डिलीवरी ये बनता रहता है। ठीक है, तो आप सोचो कि डिलीवरी होने से पहले ही बच्चा जो है वो डिलीवर हो गया। ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं या फिर प्री टर्म बेबी हम जिसको बोलते हैं, वो डिलीवर हो गया। अब उतना सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता जो कि टर्म डिलीवरी तक बनता। ठीक है ना, टिल टर्म डिलीवरी तक जो बनता उतना सर्फेक्टेंट जो है अब नहीं बन पाएगा। तो वो जो सर्फेक्टेंट बनता है ना वो कम बनता है। ये सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? जैसे कि ये आपकी एल्वियोलाई है। ठीक है, ये क्या है? आपकी एल्वियोलाई है। इसको मैं लिख देती हूँ एल्वियोलाई। ये सर्फेक्टेंट जो है इस एल्वियोलाई को ऐसे करके कोट कर लेता है। मैं ऊपर ऐसा बना देती हूँ, ये ऐसे करके इसको कोट कर लेता है। अब ये येलो कलर का क्या है आपके पास? सर्फेक्टेंट है। ये इसको कोट कर लेगा जिससे ये जो लंग्स है और जो टाइनी एल्वियोलाइज है ये कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है प्री टर्म्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 26 वीक से जो शुरू हो रहा है, बन रहा है ना, तो एक प्रॉपर टाइम चाहिए टर्म डिलीवरी तक का ताकि ये प्रॉपरली बन जाए। ठीक है, लंग्स को मैच्योर करे, नरिश करे। पर वो टाइम ही नहीं मिलता प्री टर्म बेबी में ना, टाइम ही कम हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन द प्रेगनेंसी। तो कौन सी वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी में रूटीनली देते हो? इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो वैक्सीन, टेटनस या फिर रेबीज। तो टेटनस आपको पता भी है, जो टेटनस है TT के इंजेक्शन 2 बार लगते हैं। एक तो कंसीविंग, जैसे ही पता चल गया कंसीव हो रहा है तब, प्लस 1 मंथ के बाद फिर से लगता है। तो ये रूटीनली प्रेगनेंसी में दिया जाता है टू प्रिवेंट द मदर फ्रॉम एनी टॉक्सॉइड इन्फेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखो। द नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट अ क्लाइंट विद द एडमिटिंग डायग्नोज ऑफ बाइपोलर एक्टिव इफेक्टिव डिसऑर्डर मेनिया, which client symptom require the nursing officer immediate action। तो नर्सिंग ऑफिसर एक क्लाइंट के, ठीक है, एडमिट कर रही है। उस क्लाइंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा? बाइपोलर में मेनिया भी होता है और डिप्रेशन भी होता है। तो मेनिया वाला डिसऑर्डर है, तो इनमें से कौन सा सिम्टम जो है पेशेंट शो करेगा जिसके लिए इमीडिएट एक्शन आपको रिक्वायर है? इंसेसेंट टॉकिंग एंड सेक्सुअल इन्यूडस, ठीक है, ग्रैंड्यूज इन डिल्यूजन्स एंड पुअर कंसंट्रेशन, आउटलैंडिश बिहेवियर एंड इन इनएप्रोप्रिएट ड्रेस, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। तो देखो, अगर कोई भी मेनिक पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसेंटेंट टॉकिंग कर रहा है एंड सेक्सुअल इंडोंसिडेंस इन्यूडस कर रहा है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी टॉकिंग कर रहा है जिससे क्या वायलेशन कॉज हो सकती है। ठीक है, बहुत से अदर पेशेंट जो है वायलेंट हो सकते हैं, प्लस सेक्सुअली एग्जिबिशंस कर रहा है
तो ये चीज़ जो है इमीडिएट एक्शंस रिक्वायर करती है, क्लियर ना। इस चीज़ को आपको उसी समय जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स करवा सकती है, वायलेशन करा सकती है बाकी क्लाइंट्स के साथ। नेक्स्ट है, a client present to the emergency department with upper GI bleeding and it is moderate distress in plan care which is a priority nursing action for this client। तो देखो अपर जीआई की ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट के, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, पेशेंट मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, तो प्लानिंग केयर में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आप इस पेशेंट के लिए क्या रखोगे? वाइटल साइन असेस करोगे, कंप्लीशन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंसर्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब एनजी ट्यूब, थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। तो आप देखो पेशेंट मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, तो सबसे पहले तो अगर ब्लीडिंग है और पेशेंट मॉडरेट डिस्ट्रेस में है तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है, ठीक है ना। पेशेंट कहाँ जा रहा है? शॉक में जा रहा है। तो सबसे पहले तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए आपको रीसेंट वाइटल साइंस पेशेंट के लेने पड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि पेशेंट को कितनी ज़्यादा जो है शॉक वाली कंडीशन बन गई है, उस हिसाब से आप पेशेंट का क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट के मेरे कहने का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पेशेंट ऑलरेडी मॉडरेट डिस्ट्रेस में दिख रहा है, तो ये चीज़ शो कर रही है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग से शॉक में जा सकता है, हेमरेजिक शॉक में। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए पहले वाइटल साइंस आपको पेशेंट के लेने पड़ेंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद कंजक्टिवाइटिस एंड द नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन हो गया है और इन्फ्लामेशन हो गया है, तो आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो कॉन्टैक्ट लेंसेज को कैसे यूज़ करना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको ये बताएगी कि अभी आपको क्लाइंट को और ज़्यादा समझाना पड़ेगा, उसे इस चीज़ का समझ नहीं आया है। I obtain a new contact lens. I should not wear my contact lens. My old contact lens should be discarded. My contact lens should be worn if they are cleaned as directed. So देखो contact lenses की वजह से ही तो उसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो जो उसके ओल्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसे वो क्लीन नहीं करने बल्कि उसे वो डिस्कार्ड करने हैं, ठीक है। उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज जो वो डालता है उसको डिस्कार्ड करके नए कॉन्टैक्ट लेंसेज को वो ले, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। सो ऑब्वियसली उसको न्यू कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने पड़ेंगे, पुराने कॉन्टैक्ट लेंसेज को छोड़ना पड़ेगा डालना और उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। पर अगर पेशेंट ये वाली स्टेटमेंट बोलता है तो इट मीन्स कि पेशेंट को और ज़्यादा आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप लोगों को और भी अच्छे एमसीक्यूज करने हैं रेगुलरली पेपर तक 15 तक, तो 799 का आप बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे को मैसेज या फिर कॉल करके, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी बच्चे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पंजाबी एमसीक्यूज का पीडीएफ मिलेगा, गोल्डन की पॉइंटर्स रहेंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे डिस्कशंस भी करेंगे। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 799 फटाफट से मेरे से बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, बाकी ये तो वीडियो आपको दिख ही रही है 5:30। डिफ्यूज एंड प्रूलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एज, तो जब इन्फ्लामेशन हो जाती है डिफ्यूज और उसमें प्रूलेंट सब्सटेंस भी होता है, उसको आप क्या बोलते हो? सेल्यूलाइटिस, अल्सर, बॉइल्स या फिर एब्सेस, तो ऑब्वियसली इट इज नोन एज अ एब्सेस, ठीक है। प्रूलेंट भी है और डिफ्यूज्ड भी है, सो इट इज नोन एज अ एब्सेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर is most likely to inhibit wound healing by interfering with the mechanism of releasing oxygen of tissue, reducing the amount of functional hemoglobin in the blood। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है आपकी वूंड हीलिंग में डीले करवाएगा, ठीक है, आपका जो टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए उसका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करवाएगा और हीमोग्लोबिन के फंक्शन को कम करेगा? कौन सा फैक्टर? ओबेसिटी, स्मोकिंग, रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। सो बिना कुछ सोचे समझे स्मोकिंग पे टिक लगाओ, क्योंकि स्मोकिंग जो क्या करती है आपकी वूंड हीलिंग को कम करवाती है, एबनॉर्मल गैसेस को इंक्रीज करती है बॉडी में और ऑक्सीजन को कम करती है, और अगर ऑक्सीजन वूंड हीलिंग के टाइम पे नहीं होगी तो वूंड कैसे हील होगा, है ना। तो स्मोकिंग जो है ये इनहिबिट करवाएगी वूंड हीलिंग। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, तो ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स है एक्सेप्ट एक नहीं है, एनाटमी से क्वेश्चन आ गया, टाउनसिल, स्प्लीन, थाइमस या फिर पेनक्रियास। तो देखो टाउनसिल्स भी हैं,
थाइमस भी आपका जो है लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है, और स्प्लीन भी है, बट जो आपका पेनक्रियाज है इट इज नॉट अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन। क्लियर? इट इज एन एंडोक्राइनिक एंड एक्सोक्राइनिक सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर प्लान ऑफ अ पेशेंट डायग्नोज विद इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इनमें से क्या प्रायोरिटी नर्सिंग केयर प्लान रहेगा इम्यून डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में, मतलब जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। Provide emotional support to decrease in anxiety, identify factors that decrease the immunity function, encourage discussion about lifestyle changes, protecting the client from infection। तो प्रायोरिटी नर्सिंग में आप केयर प्लान में क्या ऐड करोगे अगर पेशेंट का इम्यून डेफिशिएंसी है? सो ऑब्वियसली अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो पेशेंट को प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन से प्रायोरिटी है भाई, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही नहीं है, इन्फेक्शन से कैसे लड़ेगी बॉडी? ठीक है ना, तो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी में यही आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस टेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट आप गोल्डन स्टैंडर्ड बोलते हो जो कि HIV इन्फेक्शन को कंफर्म करता है? एलिजा, ट्राई डॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, PCR टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कल काफ़ी बच्चों ने कमेंट सेक्शन पे एक्टिवली आंसर दिए हैं, वेरी गुड। सो कल का क्वेश्चन था कि सेमी सॉलिड फ्लूइड आप बच्चे को कब से बताना शुरू करोगे मदर को देना? दैट इज बाय 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है और ज़्यादा कुछ नहीं, सेमी सॉलिड बाय 6 मंथ्स देना है। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चन। 5:30 आपको रेगुलरली क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, वो आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। और अगर किसी को भी बैच क्रैश कोर्स छोटा सा बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल 799 का, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड MCQ की क्लास, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, पंजाबी के MCQ का PDF भी, गोल्डन की पॉइंटर्स भी, एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो जो प्रीवियस पेपर हुआ था ना उसमें मेरे गोल्डन पॉइंटर्स से ही सीधे 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। अब तो सोच लो आप लोग। ठीक है, तो इस नंबर पे आज ही बाय कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो बैच, कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड बी रेडी बाय 5:30 एंड अच्छे से पढ़ो ताकि आपके पेरेंट्स इस वैकेंसी पे आप पे प्राउड करें। ऑल द बेस्ट।